ये कहानी विक्रम की है। विक्रम बिहार में रहता है, जो कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। तो चलिए ये कहानी विक्रम की आवाज़ में ही सुन लेते हैं। मेरा नाम विक्रम है। उस वक्त मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। जवानी का जोश था और रगों में निडरता दौड़ती थी। मेरे मौसा जी की बेटी की शादी थी, यानी मेरी कजिन की। शादी का वेन्यू चंपावत के एक छोटे से गांव बनबसा के पास था। ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। एक तरफ घने साल के पेड़ और दूसरी तरफ नेपाल के पहाड़। हम 5 जिगरी दोस्तों का ग्रुप था जो साथ में बड़े हुए थे। मैं, रोहन, समीर, अमित और लकी। रोहन हमारे ग्रुप का वो लड़का था जिसे आप डेयर डेविल कह सकते हैं। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। लकी थोड़ा डरपोक था और समीर वो था जो हमेशा लॉजिक ढूंढता था। अरे हवा से हुआ होगा, अरे बिल्ली होगी, ये समीर के डायलॉग होते थे। शादी का माहौल था। आप जानते ही हैं भारतीय शादियों का क्या हाल होता है। शोर शराबा, ढोलन गाड़े, रिश्तेदारों की भीड़ और खाने की खुशबू। शाम को तिलक की रस्म पूरी हो चुकी थी और रात को डीजे और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों में शादियों में ऑर्केस्ट्रा यानी डांसर लड़कियों का आना एक आम बात है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। घर में बड़ों का जमावड़ा था। ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, सबकी नजरें हम लड़कों पर थी। हम चाहते थे कि ऑर्केस्ट्रा शुरू होने से पहले थोड़ी मस्ती कर ली जाए। आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा मूड बना लिया जाए। लेकिन घर में या आसपास पीना नामुमकिन था। पकड़े जाते तो शादी बाद में होती, हमारी कुटाई पहले होती। रोहन ने, जो हमेशा खुरापाती आइडिया लाता था, धीरे से मेरे कान में कहा, भाई यहां तो दाल नहीं गलेगी। मैंने मटन और फ्राइड फिश का इंतजाम कर लिया है। बोतलें भी गाड़ी की डिक्की में है, बस जगह चाहिए। अमित, जो स्थानीय रास्तों को थोड़ा बहुत जानता था, बोला, यार नदी की तरफ चलते हैं। वहां एक पुराना पंप हाउस है जो अब बंद पड़ा है। उसके आगे मछुआरों की कुछ पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां हैं। वहां कोई नहीं आता, सन्नाटा रहता है। प्लान बन गया। हमने चुपके से एक बड़े टिफिन में मटन और फिश पैक की, अपनी जैकेटों में बोतलें छिपाई और हम जरा टहलने जा रहे हैं बोलकर शादी के पंडाल से खिसक लिए। रात के 8 बज चुके थे। हम गांव की पगडंडी से होते हुए जंगल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम बस्ती से दूर हो रहे थे, डीजे की आवाज धीमी होती जा रही थी और जंगल के झिंगुरों की आवाज तेज। हवा में एक अजीब सी नमी थी, वो नदी की गीली मिट्टी और सूखे पत्तों की मिलीजुली गंध, जो डरावनी भी लगती है और नशीली भी। करीब 20 मिनट चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे। काली नदी का किनारा। दोस्तों, रात को नदी का पानी काला दिखता है, बिल्कुल स्याही जैसा। और उस दिन तो अमावस के आसपास की रात थी, तो चांद भी नहीं था। बस हमारी टॉर्च की रोशनी और वो बहते पानी की कल आवाज। हमें वो झोपड़ी मिल गई। वो एक कच्चा ढांचा था जिसकी छत आधी उड़ चुकी थी, शायद बाढ़ में खराब हो गई होगी। चारों तरफ लंबी लंबी घास थी और सन्नाटा, ऐसा कि अपनी ही सांस की आवाज सुनाई दे। रोहन ने एक पत्थर साफ किया और बोला, बस भाई, यही अपना स्वर्ग है आज रात का। हमने बोतलें खोली, प्लास्टिक के गिलास निकाले और मटन पर टूट पड़े। हंसी मजाक शुरू हो गया। कॉलेज की बातें, लड़कियों की बातें और भूतों की बातें। जब हम पीते हैं तो अक्सर टॉपिक डर पर ही आता है, न जाने क्यों। समीर, जो हमारा लॉजिकल दोस्त था, कहने लगा, यार ये सब गांव वाले फालतू डरते हैं, कहते हैं इस जंगल में छलावा है। मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा। तभी रोहन हंसा, एक अजीब सी हंसी। उसने कहा, छलावा वलावा कुछ नहीं होता, जिगरा होना चाहिए इंसान में, जिगरा। करीब 1 घंटा बीत गया। हमने 2 बोतलें खाली कर दी थी। नशा हम सब पर चढ़ने लगा था। हम सब थोड़े टाइट थे, लेकिन होश में थे। अचानक रोहन खड़ा हुआ।
भाई, प्रेशर आया है, हल्का होके आता हूं, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। मैंने कहा, यही कर ले भाई, साइड में। वो हाथ हिलाते हुए बोला, अरे नहीं यार, यहां खाने की चीजें रखी हैं, थोड़ा पीछे जाके आता हूं। रोहन झोपड़ी के पीछे घने पेड़ों की तरफ चला गया। हम चारों बातें करते रहे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। आह! वो रोहन की आवाज थी। हम सबके हाथ से गिलास छूट गए। नशा जैसे एक पल में उतर गया। हम टॉर्च लेकर झोपड़ी के पीछे भागे। रोहन, रोहन, वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रोहन जमीन पर गिरा हुआ था। वो पीछे की तरफ खिसक रहा था, जैसे किसी चीज से दूर भाग रहा हो। उसका चेहरा, मैंने रोहन को बचपन से देखा था, पर उस दिन उसके चेहरे पर जो खौफ था वो मैंने कभी नहीं देखा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी थी। हम उसके पास पहुंचे। अमित ने उसे उठाया। क्या हुआ भाई, सांप था क्या? रोहन कांप रहा था। उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। उसने कांपती उंगली से झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहां वहां। हमने टॉर्च वहां मारी। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हिलती हुई झाड़ियां। समीर ने डंडा उठाया और झाड़ियों को पीट कर देखा। कोई नहीं है भाई, कुत्ता वुत्ता होगा या सियार होगा। रोहन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी कलाई दुखने लगी। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, नहीं विक्रम, कुत्ता नहीं था, बिल्ली थी, काली बिल्ली। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अबे, बिल्ली से डर गया तू? लकी हंसा। मेरी बात सुनो, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। मैं वहां पेशाब कर रहा था। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों के पास एक बड़ी सी काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें, भाई उसकी आंखें पीली नहीं, लाल थी, बिल्कुल अंगारे जैसी। उसने थूक गटका और आगे बोला। मैंने उसे भगाने के लिए हुश किया और पैर पटका। वो भागी, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों की तरफ दौड़ी, भाई कसम से वो बिल्ली नहीं रही। वो 2 पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर लंबा हो गया और वो एक औरत बन गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा चलने की आवाज भी जैसे बंद हो गई। समीर ने अविश्वास से कहा, तुझे नशा ज्यादा हो गया है रोहन। बिल्ली औरत बन गई? कुछ भी? रोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। समीर, मैंने देखा है, वो औरत थी। उसके बाल खुले थे और वो नंगी थी, और वो भागते हुए पीछे मुड़ी और वो हंसी मुझ पर, खिलखिला के हंसी। हमने उसे शांत कराने की कोशिश की। चल भाई, हो गया तेरा, ब्रांड बदलनी पड़ेगी तेरी, तुझे मति भ्रम, हैल्यूसिनेशन हो रहा है, मैंने कहा। लेकिन सच कहूं, रोहन की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जंगल अब और भी घना और डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों के पीछे से हजारों आंखें हमें घूर रही हों। हमने फटाफट सामान समेटा, मटन वटन वहीं छोड़ा और रोहन को सहारा देकर वापस गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते भर रोहन चुप रहा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस लग रहा है कोई पीछे आ रहा है, उसने धीमे से कहा। जब हम वापस शादी के टेंट के पास पहुंचे तो वहां का नजारा ही अलग था। तेज रोशनी, स्टेज पर नाचती हुई लड़कियां और भोजपुरी गानों का शोर। लगावे लू जब लिपस्टिक गाना बज रहा था। भीड़ पागल होकर नाच रही थी। रोशनी और शोर में आकर रोहन थोड़ा रिलैक्स हुआ। हमने उसे पानी पिलाया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। तू यही बैठ, हम जरा माहौल देख के आते हैं, अमित ने कहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। स्टेज पर 5 डांसर्स थी, चमकीले कपड़े, भारी मेकअप। अचानक मैंने नोटिस किया कि रोहन
जो अभी तक डरा हुआ था, अब एकटक स्टेज की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों से वो डर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी हवस नहीं, एक अजीब सा आकर्षण था। सम्मोहन जैसा। वो एक डांसर को घूर रहा था। वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि वो उस छोटे से गांव के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की लग ही नहीं रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद था और बाल कमर तक लंबे और खुले। वो नाच नहीं रही थी, बस हल्के हल्के हिल रही थी और उसकी नजरें सीधे रोहन पर थी। मैंने समीर को कोहनी मारी, ओए रोहन को देख। रोहन अपनी कुर्सी से उठा, जैसे कोई उसे अदृश्य धागे से खींच रहा हो। वो भीड़ को चीरता हुआ स्टेज के करीब जाने लगा। हम उसके पीछे गए। अरे भाई, क्या कर रहा है? बैठना। लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। वो स्टेज के बिल्कुल नीचे जा खड़ा हुआ। वो लाल लहंगे वाली लड़की स्टेज के किनारे आई। उसने रोहन की आंखों में देखा और मुस्कुराई। दोस्तों, वो मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। वो फ्लर्टिंग वाली हंसी नहीं थी। वो शिकार को जाल में फंसाने वाली शिकारी की हंसी थी। लड़की ने अपनी आंखों से स्टेज के पीछे अंधेरे वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। रोहन मंत्रमुग्ध सा उसके इशारे पर चलने लगा। रोहन, रुक! मैं चिल्लाया, लेकिन डीजे के शोर में मेरी आवाज दब गई। वो लड़की स्टेज से नीचे नहीं उतरी, बल्कि वो पीछे के पर्दे के पीछे गायब हो गई। रोहन भी स्टेज के साइड से होकर उस अंधेरे कोने की तरफ गया। हमें लगा कि शायद वो उससे बात करने जा रहा है। हमने सोचा, चलो लड़का मूड में आ गया है, डर निकल गया इसका। हम हंसने लगे। सही है गुरु, रोहन भाई तो सेट हो गए। अमित बोला। हमने सोचा 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते। आधे घंटे बाद हमें चिंता होने लगी। यार, ये गया कहां? वो डांसर तो वापस स्टेज पर भी नहीं आई। समीर ने कहा। हम स्टेज के पीछे गए। वहां जनरेटर चल रहा था और कुछ खाली बक्से पड़े थे। वहां कोई नहीं था। रोहन, हमने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। हम और आगे बढ़े, जहां टेंट खत्म होता था और खेतों की बाउंड्री शुरू होती थी। वहां अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च चलाई। थोड़ा आगे चलने पर हमें जमीन पर कुछ चमकीला दिखा। वो रोहन की घड़ी थी। उसका पट्टा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से खींचा हो। ये तो रोहन की है, लकी ने डरते हुए कहा। रोहन, भाई कहां है तू? हम चिल्ला रहे थे। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी, गीली मिट्टी पर। वहां पैरों के निशान थे। एक तरफ जूतों के निशान और उसके साथ नंगे पैरों के निशान थे। लेकिन वो निशान अजीब थे। वो इंसान के पैरों के निशान थे, लेकिन उल्टे थे। नहीं, वो पंजों के बल चल रहे थे और कभी कभी उन निशानों के बीच में जानवर के पंजों के निशान दिख रहे थे। हम उन निशानों का पीछा करते हुए फिर से उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से हम आए थे। ये वापस जंगल क्यों जा रहा है? अमित की आवाज कांप रही थी। करीब 500 मीटर अंदर जाने के बाद हमें बांस के पेड़ों के झुरमुट के पास कुछ दिखाई दिया। वहां चांदनी की हल्की रोशनी में, या कह लो हमारी टॉर्च की रोशनी में, रोहन खड़ा था। लेकिन वो अकेला नहीं था। नहीं, वहां कोई लड़की नहीं थी। वहां कोई डांसर नहीं थी। रोहन एक पेड़ से सटा हुआ खड़ा था, बिल्कुल बुद्ध बनकर। उसके कपड़े, उसकी शर्ट फटी हुई थी। उसकी पैंट घुटनों तक नीचे थी। और वो, जी हां दोस्तों, वो हवा में खाली जगह पर ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो किसी को किस कर रहा हो। उसके हाथ हवा में ऐसे थे जैसे उसने किसी को गले लगाया हो। रोहन, मैंने दबी आवाज में पुकारा। जैसे ही मैंने आवाज दी, वो रुका। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी गर्दन हमारी तरफ मोड़ी। उसका चेहरा,
उसके चेहरे पर खून लगा था। उसके होठों से खून बह रहा था, जैसे उसने खुद को काट लिया हो। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसकी आवाज। वो रोहन की आवाज नहीं थी, वो एक बिल्ली के गुर्राने की आवाज थी। ग्रर है सस। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और सिर्फ सफेद हिस्सा दिखने लगा, और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया, बेहोश। हम दौड़कर उसके पास गए। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। लेकिन तभी लकी चिल्लाया, ऊपर, पेड़ के ऊपर। हमने टॉर्च ऊपर मारी। बांस के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक काली बिल्ली बैठी थी, वही लाल आंखें। और वो बिल्ली हमें देखकर मुस्कुरा रही थी, एक इंसान की तरह। और फिर उसने अपना मुंह खोला और एक लड़की की आवाज में बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और वो अंधेरे में छलांग लगाकर गायब हो गई। हम रोहन को उठाकर कैसे भागते हुए गांव लाए, ये हमें ही पता है। शादी का माहौल था, इसलिए हमने किसी को पूरी बात नहीं बताई। बस इतना कहा कि इसे शराब ज्यादा हो गई और ये गिर गया। घरवाले भी नालायक, इस्त डुबोदी कहकर उसे कमरे में लिटा दिए। लेकिन हमें पता था कि मामला शराब का नहीं था। रात भर रोहन बेहोश रहा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। सुबह जब हम रोहन को देखने उसके कमरे में गए, तो वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे के कोने में अलमारी के ऊपर, जी हां, अलमारी के ऊपर उकड़ू बैठा था, बिल्कुल एक जानवर की तरह। और वो कच्ची मछली खा रहा था, वही कच्ची मछली जो शायद किचन से चोरी हुई थी। हमें देखते ही उसने मछली छोड़ी और हम पर झपटा। म्याऊ। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। ये तो बस शुरुआत थी। वो चीज जो उस जंगल से, उस बॉर्डर से उसके साथ आई थी, वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। और बदकिस्मती से वो सिर्फ रोहन तक सीमित नहीं रहने वाली थी। उसका अगला शिकार हम में से ही कोई एक होने वाला था। अगले भाग में जानिए, नेपाल के उस तांत्रिक ने क्या बताया, कौन थी वो बिल्ली वाली औरत, और क्या हुआ जब उस साये ने समीर को अपनी गिरफ्त में लिया। एक ऐसी मौत जो रूह कंपा दे। भाग 2। कमरे का वो मंजर। रोहन अलमारी के ऊपर बैठा था, उसके हाथ में कच्ची मछली थी और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, बल्कि एक शिकारी जानवर की भूख थी। भाइयों, उस वक्त हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रोहन, जो कल तक हमारे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, आज वो हमें देखकर ऐसे गुर्रा रहा था जैसे हम उसके दुश्मन हों। उसके फूफा जी और कुछ गांव वाले हिम्मत करके अंदर घुसे। रोहन ने छलांग लगाई। वो सीधा फूफा जी की गर्दन पर झपटा। आप यकीन नहीं मानोगे, एक साधारण से लड़के में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। 4 हटे-कटे आदमियों को उसे काबू करने में पसीने छूट गए। जैसे तैसे उसे रस्सियों से चारपाई पर बांधा गया। वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चिल्लाहट में शब्द नहीं थे, सिर्फ बिल्ली जैसी भयानक चीखें थी। म्याऊ, छोड़ो, है सस। पूरा घर डर के मारे कांप रहा था। उसकी मां का रो कर बुरा हाल था। सबको लगा कि शायद उसे पागल कुत्ते ने काट लिया है या रेबीज NBSP हो गया है। उसे तुरंत हल्द्वानी के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, NBSP हुआ, खून की जांच हुई। डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर उलझन थी। उन्होंने कहा, देखिए, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, न कोई इन्फेक्शन है, न दिमागी बुखार, लेकिन इसकी हरकतें, ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। इसे शायद कोई गहरा मानसिक सदमा लगा है। हम इसे नींद के इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि ये सदमा नहीं है। जिस रात उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मैं और समीर वहीं रुके थे। रात के 2 बज रहे थे। वार्ड में सन्नाटा था। अचानक रोहन की आंखें खुली। वो बेहोशी की दवा के असर में था, फिर भी उसकी आंखें एकदम से खुली। उसने मेरी तरफ देखा,
इस बार उसकी आंखों में वो जानवर पर नहीं था, बल्कि बेहद खौफ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी, वो यही है। मैंने इधर उधर देखा। कौन रोहन? कोई नहीं है यहां। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो बिल्ली, वो मेरी बीवी है अब। उसने मुझसे शादी कर ली है विक्रम। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकवास कर रहा है? तभी खिड़की के कांच पर एक आवाज हुई, खर्च खर्च, जैसे कोई अपने नाखूनों से कांच खुरच रहा हो। मैंने और समीर ने खिड़की की तरफ देखा। तीसरी मंजिल का वो कमरा था। वहां कोई नहीं हो सकता था, लेकिन कांच के उस पार अंधेरे में दो लाल अंगारे जैसी आंखें हमें घूर रही थी। और फिर एक आवाज आई, शीशे के पार से भी साफ सुनाई दी, मेरा है, ये मेरा है। समीर, जो हमेशा लॉजिक की बात करता था, उस दिन वो वही फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हम समझ गए कि अब डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अगले ही दिन रोहन के ताऊजी, जो पुराने ख्यालात के थे, उन्होंने कहा, यह डॉक्टरी बीमारी नहीं है, इसे ऊपरी हवा लगी है, इसे नेपाल ले जाना पड़ेगा। चंपावत से नेपाल का बॉर्डर पास ही है। वहां महेंद्रनगढ़ के आगे पहाड़ों में एक बहुत पुराना मंदिर है, जहां एक तांत्रिक बाबा रहते थे। लोग कहते थे कि वो मसान एनबीएसपी की विद्या जानते हैं। मरता क्या न करता। रोहन को गाड़ी में डाला गया। उसके हाथ पैर बंधे थे, क्योंकि वो अब खुद को ही नोच रहा था। हम नेपाल की सीमा पार करके उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। माहौल बहुत भारी था। जब हम उस तांत्रिक के आश्रम पहुंचे तो शाम ढल रही थी। वो जगह ही अजीब थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, जिन पर सिंदूर पुता हुआ था, और नींबू मिर्ची पड़े थे। वो बाबा अपनी धुनी के पास बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। हमने जैसे ही रोहन को उनके सामने लिटाया, बिना आंखें खोले बाबा बोले, ले आए। जिसे जंगल में छोड़ना चाहिए था, उसे घर ले आए। हम सब हैरान। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें एकदम काली थी। वो रोहन के पास आए। उन्होंने एक मुट्ठी पीली सरसों एनबीएसपी उठाई और रोहन के ऊपर फेंकी। जैसे ही वो दाने रोहन के शरीर से छुए, रोहन ऐसे तड़पा जैसे उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आ जल रहा है, बुझाओ बुझाओ, वो एक औरत की आवाज में चिल्लाया। बाबा ने उसके माथे पर एक बड़ा सा टीका लगाया और कुछ मंत्र पढ़े। रोहन शांत होकर बेहोश हो गया। फिर बाबा ने हमारी तरफ देखा, खासकर हम चारों दोस्तों की तरफ। तुम लोगों ने उस खंडहर के पास शराब पी थी? उस झोपड़ी के पास? हमने डरते हुए सिर हिलाया। बाबा ने एक गहरी सांस ली और जो कहानी बताई, उसने हमारी रूह कंपा दी। बाबा बोले, वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, वो मसान बिल्ली है। सालों पहले नेपाल के उस पार के गांव में एक औरत रहती थी। नाम था सुनाइना। वो बला की खूबसूरत थी, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं था। उसे मर्दों की भूख थी। वो काला जादू जानती थी। वो अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करती थी। वो जानवरों का कच्चा मांस खाती थी। गांव वालों को जब पता चला कि वो बच्चों को मारकर उनकी बलि दे रही है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। गुस्से में भीड़ ने उसे उसी झोपड़ी में जिंदा जला दिया था। लेकिन मरते वक्त उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर अपनी पालतू काली बिल्ली में डाल दिया। उसका शरीर जल गया, पर उसकी आत्मा उस बिल्ली में कैद हो गई। बाबा की आवाज भारी हो गई थी। तब से वो वही भटक रही है। अमावस की रातों में वो बिल्ली जवान लड़कों को ढूंढती है। वो सिर्फ मारती नहीं है, वो उनके साथ खेलती है। वो उनकी जवानी, उनका ओज खाती है। वो एक पुरुषों के साथ संबंध बनाकर ऊर्जा चूसने वाली पिशाचिनी बन चुकी है। तुम्हारे दोस्त ने वहां पेशाब करके उसे न्योता दे दिया। वो अब उसके साथ जुड़ गई है।
वो रात भर उसके सपनों में आती है, एक औरत बनकर उसके साथ सोती है और धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही है। बाबा ने हमें बताया कि रोहन को बचाने के लिए 21 दिनों का एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। उसे वही मंदिर में छोड़ना पड़ा। हम लोग भारी मन से वापस आ गए। हमें लगा कि चलो रोहन सही जगह पर है, बच जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि वो चीज सिर्फ रोहन तक सीमित नहीं थी। उसने हमें भी मार्क NBSP कर लिया था। वापसी में समीर बहुत चुप था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, बार बार अपनी गर्दन खुजा रहा था। क्या हुआ समीर? मैंने पूछा। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी खुजली हो रही है, शायद मच्छर ने काटा होगा, उसने कहा। मैंने गौर किया कि उसकी गर्दन पर 3 लाल लकीरें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। हम अपने अपने घर, अपने शहरों में लौट आए। मैं दिल्ली आ गया अपनी जॉब पर। समीर लखनऊ चला गया। 2 दिन सब ठीक रहा। फिर तीसरे दिन रात को 3 बजे मेरा फोन बजा। समीर का फोन था। मैंने नींद में फोन उठाया। हेलो समीर, क्या हुआ भाई इतनी रात को? उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। समीर, फिर उसकी आवाज आई। वो रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। विक्रम, भाई मुझे बचा ले, वो यहां है। मेरी नींद उड़ गई। कौन? समीर साफ साफ बोल। विक्रम, मैं सो रहा था, मुझे लगा मेरे सीने पर कोई बैठा है। मेरा दम घुट रहा था। मैंने आंख खोली तो वो हिचकियां ले रहा था। तो क्या समीर? मेरे सीने पर वो बिल्ली बैठी थी विक्रम, वही काली बिल्ली, लेकिन उसका चेहरा उस ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की का था। वो मुझ पर हंस रही थी। और फिर समीर की आवाज कांप रही थी। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका वजन बढ़ता गया। विक्रम, वो बिल्ली नहीं थी, वो औरत बन गई। उसने मेरे ऊपर लेटकर, मेरे साथ। वो आगे बोल नहीं पाया। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है। वही हुआ था जो बाबा ने बताया था। वो पिशाचिनी अब समीर का शिकार कर रही थी। मैंने कहा, तू डरा मत, हनुमान चालीसा पढ़, मैं सुबह ही लखनऊ निकलता हूं। विक्रम, वो सिर्फ सपने में नहीं हो रहा, समीर चिल्लाया। मैंने अभी लाइट जलाई है। मेरे शरीर पर खरोंच के निशान हैं। मेरे बिस्तर पर खून के धब्बे हैं। और मेरे कमरे में सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही है। और तभी फोन पर मुझे समीर की चीख के साथ साथ एक और आवाज सुनाई दी। बैकग्राउंड में किसी बिल्ली के रोने की आवाज। नहीं, रोने की नहीं, बच्चों जैसी हंसी की आवाज। ही। दरवाजा अपने आप खुल रहा है विक्रम। नहीं, दूर हटो मुझसे। फोन कट गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह पहली ट्रेन पकड़कर लखनऊ के लिए भागा। जब मैं समीर के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पुलिस खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या हुआ? समीर कहाँ है? पड़ोसियों ने बताया कि रात भर समीर के फ्लैट से चिल्लाने और चीजें पटकने की आवाजें आ रही थी। पुलिस मुझे अंदर ले गई। फ्लैट का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। सोफे के कवर फटे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने फाड़े हों। दीवारों पर खून के पंजों के निशान थे, इंसान के हाथ के पंजे, लेकिन जिनमें नाखून बहुत नुकीले रहे होंगे। और समीर अपने बेडरूम के कोने में दुबका हुआ था। वो जिंदा था, लेकिन वो समीर नहीं लग रहा था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। वो एक फटी हुई चादर में लिपटा था और कांप रहा था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलट कर देखा। उसकी गर्दन पर, जहां उसने खरोंच बताई थी, वहां अब घाव सड़ने लगा था। वो घाव हरा पड़ गया था और उसमें से पीप निकल रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि समीर बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था
और अपने होठों को चाट रहा था, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। और जब उसने मुझसे बात की तो उसकी आवाज उसकी नहीं थी। एक भारी औरतों वाली आवाज में वो बोला, तू भी आ गया? अच्छा है, दावत बड़ी होगी। मैं पीछे हट गया। पुलिस वाले भी घबरा रहे थे। समीर को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया, लेकिन एम्बुलेंस में जो हुआ वो ड्राइवर ने मुझे बाद में बताया। समीर ने बीच रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर रखे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने कंपाउंडर का हाथ काट खाया, वो भी दांतों से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मांस नोचना चाहता हो। उसे एनबीएसपी पागल खाने के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। मैं जब उससे मिलने गया तो डॉक्टर ने मुझे कांच की खिड़की से उसे दिखाया। समीर दीवारों पर सिर पटक रहा था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विक्रम, इसे एक बहुत ही रेयर एनबीएसपी इन्फेक्शन हुआ है। इसके प्राइवेट पार्ट्स और चेस्ट पर गैंग्रीन एनबीएसपी जैसा कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहरीले जानवर ने इसे काटा है या किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से नोचा है। डॉक्टर को क्या पता था कि वो घाव किसी जानवर के नहीं, बल्कि उस मसान बिल्ली के प्यार की निशानी थे। रात को मैं अपने होटल के कमरे में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे का तापमान एनबीएसपी अचानक गिर गया है। ऐसी बंद था, फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। और फिर मुझे वो बदबू आई, नदी की गीली मिट्टी और सड़ी हुई मछली की बदबू। मेरी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जो हल्का सा खुला था। अंधेरे में उस दरार के बीच से दो चमकती हुई पीली आंखें मुझे देख रही थी। और इस बार वो अकेली नहीं थी। दरवाजे के पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन। मैं समझ गया। रोहन गया, समीर गया, अब बारी मेरी थी। वो मेरे पीछे आ चुकी थी, शहर तक, मेरे होटल तक। मैंने अपनी मुट्ठी में वो रक्षा सूत्र भींच लिया जो नेपाल वाले बाबा ने मुझे दिया था। लेकिन क्या एक धागा उस सदियों पुरानी भूखी चुड़ैल को रोक पाएगा? तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ पूरा खुलने लगा, और जो मैंने वहां खड़े देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य था। वहां कोई बिल्ली नहीं थी, वहां एक औरत खड़ी थी। वही लाल लहंगा, वही लंबे बाल, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। और उसका चेहरा आधा इंसान का था और आधा एक सड़ी हुई बिल्ली का। वो मेरी तरफ बढ़ी, विक्रम। उसने मेरा नाम पुकारा, और उस पुकार में इतना आकर्षण था कि मेरा मन किया कि सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं। क्या मैं बच पाया? क्या हुआ उस रात होटल के उस कमरे में? और क्या रोहन और समीर कभी ठीक हो पाए, या उनका अंजाम मौत से भी बदतर हुआ? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा इस कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा, आखिरी भाग। अगर आपने पिछले 2 हिस्से सुने हैं तो मुझे पता है कि आपकी धड़कनें अभी भी तेज होंगी। आप सोच रहे होंगे कि उस होटल के कमरे में विक्रम के साथ क्या हुआ। क्या वो उस डायन, उस मसान बिल्ली से बच पाया? तो हेडफोन कस लीजिए, क्योंकि अब हम उस अंधेरे की गहराई में उतरने वाले हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। उस होटल के कमरे में मैं और वो चीज, बाथरूम के दरवाजे पर वो खड़ी थी। आधा चेहरा एक खूबसूरत औरत का और आधा एक सड़ी गली बिल्ली का जिससे पीप बह रहा था। उसके एक हाथ में नाजुक चूड़ियां थी और दूसरे हाथ में जानवरों जैसे लंबे मुड़े हुए नाखून। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके हर कदम के साथ फर्श पर गीले पंजों के निशान बन रहे थे। कमरे में सड़ी हुई मछली और श्मशान की राख की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि मुझे उल्टियां आने लगी। उसने अपना वो भयानक पंजा उठाया और मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। आजा विक्रम, तेरा दोस्त समीर तो अब मेरा हो गया। अब तेरी बारी है। मैं डर के मारे बुत एनबीएसपी बना खड़ा था। मेरा गला सूख गया था। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी।
जैसे ही उसका नाखून मेरी गर्दन को छूने वाला था, अचानक मेरे दाहिने हाथ की कलाई पर बंधा वो लाल धागा जो नेपाल वाले बाबा ने दिया था, बुरी तरह जलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने आग का अंगारा मेरी कलाई पर रख दिया हो। मैं दर्द से करा उठा, लेकिन उसका असर उस डायन पर उससे भी ज्यादा हुआ। जैसे ही वो धागा मेरी त्वचा से जला, एक तेज झटका लगा और वो डायन पीछे जा गिरी। आ! उसकी चीख, भाइयों, वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो हजारों बिल्लियों के एक साथ रोने की आवाज थी। कांच की खिड़कियां थरथरा गई। वो पीछे हटी, अंधेरे कोने में दुबक गई और अपनी लाल आंखों से मुझे घूरने लगी। ये धागा तुझे ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा विक्रम। मैं फिर आऊंगी अमावस की रात को। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और फिर देखते ही देखते वो धुएं की तरह बाथरूम की नाली में समा गई। मैं पूरी रात उस कमरे के बीचों बीच हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। कलाई पर वो धागा काला पड़ चुका था और मेरी त्वचा जल गई थी। सुबह होते ही मैं भागा। सामान नहीं लिया, कपड़े नहीं बदले, बस भागा सीधा नेपाल, उसी तांत्रिक बाबा के पास। जब मैं वहां पहुंचा तो बाबा ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें पता था कि मैं आने वाला हूं। मुझे देखते ही बोले, बच गया, लेकिन तेरा वो दूसरा दोस्त समीर, वो नहीं बचा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, उसे बचा लो। बाबा ने सिर हिलाया। वो अब उसका हो चुका है। उसकी आत्मा को उस मसान बिल्ली ने खा लिया है। अब उसका शरीर जिंदा लाश है। लेकिन अगर तुझे और उस पहले लड़के को बचाना है तो हमें उसे खत्म करना होगा। और वो काम यही नहीं होगा, वो वही होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसी नदी के किनारे, उसी झोपड़ी में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, वहां वापस जान देने। बाबा की आवाज सख्त हो गई। जान देने नहीं, जान बचाने। परसों अमावस है। अगर उस रात हमने उसे नहीं बांधा तो वो तुम सबकी नस्लों को खा जाएगी। वो तुम्हें मारेगी नहीं, बस तड़पाएगी। तुम पागल हो जाओगे, अपने ही घर वालों को नोचोगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने रोहन के घर वालों को फोन किया। रोहन अभी भी उस हालत में था। कभी शांत रहता, कभी बिल्ली की तरह गुर्राता। बाबा ने कहा कि रोहन का वहां होना जरूरी है क्योंकि बीज NBSP उसी के अंदर है। रोहन को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में वहां लाया गया। अमावस की रात, वाल्मीकि नगर का जंगल। रात के 11 बज रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और बारिश। उस रात बेमौसम इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे प्रकृति हमें चेतावनी दे रही हो कि वापस जाओ। हम उसी जगह पहुंचे, वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी। नदी का शोर आज बहुत डरावना था। बाबा ने झोपड़ी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया। लोहे की बड़ी बड़ी कीलें NBSP, जमीन में गाड़ी और उन पर काला धागा बांधा। बीच में एक हवन कुंड बनाया गया। रोहन को बीच में बिठाया गया। वो बेहोश था, लेकिन जैसे ही हम झोपड़ी के पास आए थे उसका शरीर अकड़ने लगा था। बाबा ने मुझे कहा, विक्रम, चाहे जो हो जाए, चाहे जो आवाज आए या तुझे कोई अपना भी बुलाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना और डरना मत, क्योंकि वो तुम्हारे डर की गंध सूंघ लेती है। हवन शुरू हुआ। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, हवा का रुख बदल गया। जंगल के पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। हजारों चमगादड़ NBSP हमारे ऊपर मंडराने लगे। नदी के पानी से एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। अचानक रोहन जोर से झटका खाकर उठा। उसकी आंखें खुली। पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफेद आंखें। वो बाबा की तरफ देखकर हंसा, वही औरत की हंसी। बूढ़े, तू मुझे रोकने आया है? मैं इस लड़के की रग-रग में हूं। बाबा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हवन में एक मुट्ठी पीली सरसों और मिर्च डाली। धुआं उठा। उस धुएं में हमें आकृतियां दिखने लगी।
वो झोपड़ी के चारों तरफ से खुरचने की आवाजें आने लगी। खर्च खर्च खर्च। और फिर अंधेरे से निकलकर बिल्लियां आने लगी। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बिल्लियां, काली, भूरी, चितकबरी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो घेरे के बाहर आकर बैठ गई और हमें घूरने लगी। वो हमला नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। उनका शांत रहना उनके हमला करने से भी ज्यादा डरावना था। बाबा ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, वो मछली कहाँ है? जी हां, बाबा ने मुझे एक मरी हुई सड़ी मछली साथ रखने को कहा था। मेरे पास है बाबा, उसे आग में डाल। जल्दी। मैंने कांपते हाथों से वो मछली हवन कुंड में डाली। जैसे ही मछली जली, उसकी बदबू से मेरा दम घुटने लगा। लेकिन उसी वक्त रोहन चिल्लाने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और घेरे के बाहर बैठी वो सैकड़ों बिल्लियां एक साथ चिल्लाईं, म्याऊं। तभी नदी की तरफ से एक साया उठा। वो धीरे धीरे चलकर हमारे घेरे के पास आया। ये वही थी, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत में थी। वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसने बाबा की तरफ देखा। ये सब मेरा है, तुम चले जाओ। बाबा ने अपनी चिमटा उठाया और जमीन पर मारा। तेरा समय खत्म हुआ डायन। कालों के काल महाकाल की सौगंध, तुझे आज बांधना ही होगा। बाबा ने एक मिट्टी की हांडी उठाई। उन्होंने रोहन के सिर के बाल काटे और उस हांडी में डाले। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा। विक्रम, अपना खून दे। मुझे अपनी उंगली काटनी पड़ी। खून की बूंदें उस हांडी में गिरी। बाबा ने कहा, यह खून ही इसे खींचेगा। वो डायन उस हांडी की तरफ लपकी। वो घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा धागा जलने लगा था। बाबा पसीने से लथपथ थे। वो मंत्र तेज पढ़ने लगे। रोहन के शरीर से वो काला धुआं खिंचकर उस हांडी की तरफ जाने लगा। डायन चीख रही थी, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भूख लगी है, मुझे और चाहिए। लेकिन बाबा रुके नहीं। आखिरकार एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। रोहन जमीन पर गिर गया। वो काला साया सिमटकर एक भंवर की तरह उस छोटी सी मिट्टी की हांडी में समा गया। जैसे ही वो अंदर गई, बाबा ने तुरंत उस पर लाल कपड़ा बांधा और ऊपर से वैक्स टपकाकर उसे सील कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बारिश रुक गई। वो हजारों बिल्लियां जो वहां थी, वो गायब हो चुकी थी। सिर्फ हम थे और वो जलती हुई आग। बाबा हाँफ रहे थे। वो बहुत बूढ़े लग रहे थे, जैसे इस एक रात में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। उन्होंने वो हांडी उठाई। इसे अभी इसी वक्त जमीन में गाड़ना होगा और उसके ऊपर एक कील ठोकनी होगी ताकि ये कभी बाहर ना आ सके। हमने झोपड़ी के ठीक पीछे एक गड्ढा खोदा। वहां की मिट्टी बहुत नरम थी। शायद वहां पहले भी कुछ गाड़ा गया होगा। हमने हांडी रखी, मिट्टी डाली और बाबा ने एक बड़ी लोहे की कील उसके ऊपर ठोक दी। बाबा ने कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे अपनी गाड़ी में बैठो और निकल जाओ। हम रोहन को उठाकर गाड़ी तक लाए। जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। वहां उस झोपड़ी के पास एक छोटी सी काली बिल्ली बैठी थी। वो बंधी नहीं थी, वो हांडी में नहीं थी। वो बस हमें जाते हुए देख रही थी। और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में सब्र था। उपसंहार, क्या ये अंत है? आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। रोहन बच तो गया, लेकिन वो पूरी तरह कभी वापस नहीं आया। वो आज भी अपने कमरे में बंद रहता है। वो अंधेरे से डरता है। उसके घर में कोई पालतू जानवर नहीं है। उसे दूध और मछली से नफरत है। वो शादी नहीं कर पाया। उसकी जिंदगी बस एक जिंदा लाश की तरह कट रही है। समीर का अंत सबसे बुरा हुआ। उसे पागल खाने में ही मौत मिली। डॉक्टरों ने कहा
कि उसने अपनी ही नसों को दांतों से काट लिया था। लेकिन जब उसकी लाश घर आई तो उसके शरीर पर हजारों खरोंच के निशान थे जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। और मैं शहर छोड़कर बहुत दूर आ गया हूं। मैंने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन दोस्तों सच बताऊं, मैं आज भी डरता हूं। हर महीने की 21 तारीख को और हर अमावस की रात को मुझे एक वहम होता है। मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। कभी कभी रात को जब मैं पानी पीने उठता हूं तो मुझे अपने घर के बाहर बिल्ली के रोने की आवाज आती है। नेपाल वाले बाबा ने कहा था कि हमने उसे बांध दिया है, लेकिन मुझे वो आखिरी मंजर याद आता है, वो बिल्ली जो हमें जाते हुए देख रही थी। क्या हमने सच में उसे बांधा था या उसने हमें बेवकूफ बनाया? शायद उसने अपनी उस प्यास को, उस श्राप को किसी और पर डाल दिया हो, या शायद वो बस इंतजार कर रही है उस कील के जंग खाने का, उस धागे के टूटने का। कहते हैं ना, बिल्ली की 7 जिंदगियां होती है और डायन की उम्र अनंत। तो अगर आप कभी भारत नेपाल बॉर्डर की तरफ जाएं और वाल्मीकि नगर के जंगलों से गुजरे और अगर आपको सड़क किनारे कोई काली बिल्ली दिखाई दे तो भूल कर भी अपनी गाड़ी मत रोकना। और अगर वो आपसे रास्ता पूछे या किसी औरत की आवाज में मदद मांगे तो बस हनुमान जी का नाम लेना और भाग जाना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुलते हैं तो फिर कभी बंद नहीं होते। मैं हूं विक्रम और ये थी मेरी, रोहन और समीर की अधूरी कहानी। बाकी आप समझदार हैं। शुभ रात्रि। अगर आप सो पाए तो